हफ्ते की बेहद इंटरेस्टिंग शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। फ्लैट खुलने के बाद बाजारों में कैसा रहेगा रुझान और क्या शुक्रवार के लोज हम होल्ड कर पाएंगे, क्या रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ। ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच में क्या करें आप, ये है आज का खास फोकस है। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और दमदार हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार। अभी तक तो संकेत अच्छे आ रहे थे, संकेतों की तो खैर बात हम कर ही सकते हैं, बट अच्छी खबर की बात करें सर, स्पोर्ट्स में भारत का सबसे बढ़िया संकेत आज सुबह के लिए बहुत बढ़िया है। कल थॉमस कप में पहली बार हिंदुस्तान की जीत हुई है और दमदार कन्विंसिंग 3-0 से जीतना अपने आप में मायने रखता है और मतलब शानदार इस तरह की ये दिखाता है कि किस तरह से भारत में और खेल भी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। और कल एक्चुअली मैं मैच देख रहा था तो वहाँ पर नेटवर्क की जनरली कमी होती, तो पता नहीं चला, देखने के बाद पता चला कि ये हो गया। सो अब एक चीज जो दिख रही है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भारत अपनी जो जगह बना रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि ये तो टीम की जीत है, बट अल्टीमेटली काफ़ी हद तक ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है। सो थॉमस कप की ये जीत आई एम श्योर कि बैडमिंटन में भारत में लोगों को और वैसे भी ज़्यादा उत्साह जगाएगी। नए काफ़ी यंगस्टर्स ऑलरेडी जो इंटरेस्टेड है वो ज़्यादा खेलने के लिए आएंगे, तो आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा लगा है और ये वाकई में गौरवान्वित करने वाली जीत है। बिल्कुल सर, मज़ा आ गया देख कर ये प्रदर्शन। तो बहुत बहुत बधाई हमारी टीम को और सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक मोमेंट के लिए। तो चलिए, ये तो अच्छी बात हो गई। अब जो बाकी बातें आज की उस पर भी डालते हैं नजर। बताएं सर, सबसे पहले तो आज के जो ट्रिगर्स हैं ये क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स दीप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले आते दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में बड़ी तेजी बनी थी शुक्रवार के सेशन में, उम्मीद से कहीं बेहतर हो, लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़े से हल्के होते दिख रहे हैं। उसका असर आप आते हुए देख सकते हैं इस वक्त। लेकिन बड़ी डील होती हुई दिखी है अदानी ग्रुप की तरफ से अंबुजा और एसईसी को खरीदने की डील इस वीकेंड पर, यानी कि कल देर शाम ये फाइनल होती हुई नजर आई है। वीकेंड पर आए हैं कई सारे नतीजे, आईशेयर और बाकी सारी कंपनियों के नतीजों पर रहेगी नज़र और आज भी आने वाले हैं रिजल्ट, उन पर पूरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज आपको बाजार में देखने को मिलेगा। महंगाई को काबू में लाने के लिए एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से गेहूं का एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक रोक दिया गया है, सिर्फ देशों को किया जाएगा। अदरवाइज कमर्शियल पर्पज से जो गेहूं का एक्सपोर्ट किया जाता था वो अब बंद हो जाएगा। ये सारे के सारे एक्शन आपके लिए आज सुबह सुबह शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स आए हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पर बात भी करनी है सर। शुरुआत तो हम करने वाले थे कि एटलीस्ट फाइनली ग्लोबल मार्केट से थोड़े स्टेबल आंकड़े आए और ओवर द वीकेंड कुछ ऐसी बड़ी खबर नहीं आई, बट इस समय लग रहा है कि 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स को नीचे देखकर कुछ तो इम्पैक्ट है। और एक और बड़ी खबर सर, जो आई थिंक पिछले हफ्ते आपने बोला था, फिनलैंड भी नेटो ज्वाइन के लिए तैयार हो रहा है। संडे को आ गया कि अब वो तैयार है और स्वीडन भी तैयारी की तरफ ही जा रहा है, तो एक नया ट्विस्ट आ रहा है इस चीज में भी। हाँ, तो ग्लोबल मार्केट्स में दो चीजें हैं दीप। एक, हमें निपटना है अमेरिका के बाजारों को से, अमेरिका के ब्याज दरों को लेकर, अमेरिका की महंगाई को लेकर। तो वहां पर किसी तरह का कोई खास बदलाव है नहीं है। अमेरिका में जो है वो है, और कभी उसकी चिंता है, कभी उसकी चिंता कम है। और चूंकि अमेरिकी बाजार लगातार काफ़ी गिर चुके हैं और वोलेटाइल हो चुके हैं, तो शुक्रवार के सेशन में जो 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी बनी है डाउ में और नेस्डेक भी मजबूती के साथ बंद हुआ, तो वो आप एक तरह से उसे ये कह सकते हैं कि लगातार वही 32,000 के आसपास जो सपोर्ट 31,200 की रेंज में जो डाउ सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट लेकर वापस से रिकवर होता हुआ दिखा है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों की चाल तो बिल्कुल समझ में आती, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउ फ्यूचर्स अचानक गिरने की वजह अगर आप ढूंढना चाहें दीप, एक ही चीज है जिस पर मुझे थोड़ा सा मतलब टेंशन तो नहीं कहूंगा, जो आउट ऑफ सिलेबस हो सकती है। क्योंकि अब है ना, लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होंगी, महंगाई जो बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ सकती हैं, ये सारी चीजें पता है। जो नहीं पता है वो यही है कि, और जिसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं, भूल चुके हैं, वो है रशिया यूक्रेन वाला मामला। अल्टीमेटली इसका भी कहीं ना कहीं समाधान तो होना है। मतलब या तो दोनों देश मिलकर कहे कि भाई जितना लड़ लिए अब खत्म करते हैं, अब युद्ध विराम, अपने अपने काम पे लगे। उसके संकेत अभी कहीं दिख नहीं रहे। दूसरा ये कि एक बार है ना, खत्म करने के पहले और ढंग से लड़ लें, है ना। सो क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? अगर वो बढ़ रहे हैं तो फिर ये स्ट्रेस है ना आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। और जब फिनलैंड कह रहा है कि हम नेटो ज्वाइन करने जा रहे हैं, स्वीडन उसके फेवर में, फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करते 1300 किलोमीटर की बॉर्डर है रशिया की, जो उनके लिए खुल जाती है। यूक्रेन से झगड़ा ही इसी बात का है कि आप नेटो जाएंगे तो नेटो के देश सीधे हमारे तक आ जाते हैं। अगर वही काम फिनलैंड करने जा रहा है तो क्या पुतिन साहब चुपचाप बैठे रहेंगे? लेकिन दूसरी तरफ यह कि पुतिन साहब लड़ के भी हरा नहीं पाए यूक्रेन को, ठीक है।
दूसरा उनके हेल्थ इश्यूज भी हैं। बिल्कुल। तो अब क्या उनकी लड़ने की ताकत बची है? और इतने दिन युद्ध चलने के बाद भी अगर आप नहीं जीतते तो जनता का साथ भी उतना नहीं मिलता। एग्जैक्टली। करेक्ट। अब क्या सही है क्या गलत है इसके हम विशेषज्ञ हैं नहीं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो मार्केट में टर्न ट्विस्ट ला सकती है, नया ट्विस्ट है, नया ट्विस्ट ला सकती है अगर कुछ ऐसा होता है। एक तरफ ये हो सकता है कि अगर स्वीडन, यूक्रेन, फिनलैंड ये सब नेटो के लिए साथ तैयार हैं तो फिर उन्हें वापस सोचना पड़ेगा कि हमें लड़ना है या नहीं लड़ना है। दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी हो सकती है, दूसरी तरफ भड़काने वाला काम भी हो सकता है। तो दोनों में से क्या होगा कहना मुश्किल है। ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें हमारे लिए वो एक ओवरनाइट रिस्क हो गई, अब नहीं खड़ी ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। मतलब ये खबर अचानक से रात को कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, सुबह आप दिखा रहे ये क्या हो गया, तो ये रिस्क रहेगी अब। तो आप बाहर नहीं निकले, आप इकोनॉमिक डेटा वाली रिस्क से बाहर निकलकर अगर किसी दूसरे तरफ जा रहे हैं तो ये नई रिस्क खड़ी होती दिख रही है। जो इस वीकेंड पे स्ट्रेस वाली एक ही चीज है जी, उसके अलावा और कोई नहीं। स्ट्रेस वाली चीज ये कि रशिया यूक्रेन जिसको हमने ट्रिगर के तौर पे छोड़ दिया था, अब वो वापस कहीं ट्रिगर ना बन जाए। उम्मीद करें कि ऐसा ना हो, उम्मीद करें कि सिर्फ दबाव बनाने के लिए कहा गया हो, और उम्मीद करें कि रशिया का वैसा रिएक्शन ना आए। लेकिन रशिया ने इनडायरेक्टली तो कहा ही है कि जरूरत पड़ने पर हम जो भी चीजें हो रही है उसके सामने हम दखल देने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक डीप ग्लोबली रिस्क खत्म नहीं हुई है, ये ध्यान में रखना जरूरी। तो जो लोग मार्केट को देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई बढ़ रहे हैं इसका मतलब सब कुछ ठीक है, लेवल्स अच्छे हैं, बढ़ सकते हैं, खराब खबरें सारी है, लेकिन ये वाली खबर एक और है जो अब नहीं आई है, जिस पर आपको सावधानी रखनी जरूरी है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर हमें रखनी है सावधानी। अच्छा, हमारे बाजारों के लिए क्या नजरिया बन रहा है सर? क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन जो निकला है, अगर खराब ग्लोबल क्यूज हैं तो हम इन लाइन या फिर ऑलमोस्ट वैसे ही जैसा एक्शन है वैसे ही गिरते हैं, बट अच्छे दिनों में भी हम अपनी गेन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले हफ्ते का यही एक्सपीरियंस रहा। ये बात सही है, और जनरली जैसे शुक्रवार भी सुबह आप देखिए कि इतनी मजबूती के साथ खुल रहे थे, और हमारा व्यू बहुत क्लियर था कि पहला उछाल तो बेचा ही जाएगा, राइट, और वो हुआ भी। और अब वो सुबह 10 बजे हो जाता है, 9:15 बजे हो जाता है, दोपहर 2 बजे होता है। उतनी एक्सपर्टाइज है नहीं कि एग्जैक्टली आप टाइम कर पाएं कि कहाँ से गिरना शुरू करेंगे। लेकिन वो जो फॉल था शुक्रवार को, वो एक्सपेक्टेड था। हाँ, क्या एक्सपेक्टेड नहीं था कि शुक्रवार को निफ्टी नेगेटिव क्लोज देगा, बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज देगा। ये नहीं सोचा था कि ठीक है प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आएगी, लेकिन इस तरह से आप गिर के बंद होंगे। बैंक निफ्टी तो 400 पॉइंट हम गिरे हैं, जो कि खराब है। सो आई थिंक तकनीकी तौर पर निफ्टी ने तो ऑलरेडी जो 8 मार्च के लोज थे उसके नीचे क्लोज देना शुरू कर दिया, 2 दिन दे दिया। तो संकेत अच्छे नहीं, और ये तो पिछली वाली वीकली क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी ने अभी तक जरूर है कि 32,871 की वो क्लोजिंग थी, तो उसके थोड़े ऊपर बने हुए हैं अभी तक। तो बैंक निफ्टी अभी तक उतना फ्रेश खराब नहीं हुआ 8 मार्च के नीचे का। सो पॉइंट सिंपल यही है दीप कि अल्टीमेटली ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी लोअर लेवल पर खरीदने बेचने के झटके लगे, जो पहला शुक्रवार को लगा था। आज भी अगर ऐसे ही सेशन हो, हम फ्लैट खुलने के बाद तेजी से गिर जाए फिर रिकवर करें, बेस्ट है वो। अगर खुलने के बाद मजबूती से बढ़ जाए फिर वापस से झटका लगे तो भी ठीक है, चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वॉलेटिलिटी चाहिए इंट्राडे में, ताकि आपकी बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो। दूसरी बात, रिकवरी जो हो, रिकवरी आपको उतनी शार्प चाहिए जितना फॉल हुआ। तो अभी तक तो वो संकेत दिख नहीं रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी आज एससीएक्स निफ्टी से आपको सबसे बड़ा संकेत क्या है, डाउ फ्यूचर्स से सबसे बड़ा संकेत क्या है, शुक्रवार को मार्केट मत देखो। अमेरिका में क्या होगा, तो जब हम ये खराब होता है, लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं 2 दिन कि क्या है क्या नहीं, अब क्या होगा। सोमवार सुबह आके देखते तो बोले इतना तो खराब था ही नहीं, फालतू 2 दिन टेंशन में थे। वैसे अगर आप 2 दिन बहुत उछल कूद कर रहे थे, मार्केट का बॉटम बन गया, सब कुछ ये हो गया वो हो गया, अब देखो आके डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे। अल्टीमेटली सोमवार सुबह ही 9:15 बजे खुलेंगे। मैं वीकेंड पे भी बाहर था, कई लोगों से मिला, जहाँ भी जाता हूँ, सर कब खराब और कितना गिरेगा, अभी ठीक हो गया, कब से बढ़ेगा। वही सवाल आते हैं दीप, और उन सवालों का जवाब 9:15 बजे ही होता है। शनिवार रविवार को नहीं होता। इसलिए स्ट्रेस न लें, मार्केट क्या करेगा, कब करेगा, अल्टीमेटली हमें 9:15 से 3:30 वाला ध्यान रखना है, बाकी तो चलता रहेगा। तो ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ दीप कि यहाँ से अब नीचे की रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लग रही। हर आदमी ये मान के चलता है 15,600 15,800 की रेंज में आपका बॉटम बनना चाहिए, जो पुराने डेटा के हिसाब से 8 मार्च के हिसाब से। अब मार्केट की खूबी और खासियत यही है, हर बार बॉटम नया बनता है जी,
पिछले लेवल पे कभी आज तक वो नहीं बना। तो या तो पहले बन जाए या थोड़ा नीचे जाए। सो निफ्टी तो थोड़ा नीचे जाकर बनाने के संकेत दे रहा है 2 दिन से। बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या होता है। सो आई थिंक हम लोग कहीं न कहीं इस गिरावट को रुकने के आसपास बन रहे हैं। शायद एक आध झटका लगना है, थोड़ा बहुत लग जाए तो लग जाए, और वो लगेगा तो किसी खबर की वजह से जो बाहर से आएगी। बाकी हमारे अपने हिसाब से कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं। और डेटा भी आज मैं बताऊंगा आपको एफआईज वगैरह की तरफ से थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। तो इसलिए ओवरऑल ठीक है। बस हर एक ट्रेडिंग सेशन को जैसे आ रहा है वैसे देखते रहें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 20% आपको हमने गुरुवार को बोला था। आज हो सकता है अगर खराब हुआ तो 20 से 25% आज और पैसा लगाने का मौका बनेगा। हाँ, सो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लेने का टाइम आ रहा है। हर 200 पॉइंट निफ्टी अगर आपको नीचे मिलता है तो वो आपको खरीदना है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो मौका वो हाँ, उनके लिए मौका है। ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि अपने स्टॉप लॉसेस के साथ अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें। खराब हो बहुत डरिए मत, काफ़ी कुछ प्राइस में। अच्छा हो तो बहुत कूदिए मत कि सब बॉटम बन गया एक ही दिन में। ये सारे काम एक दिन में होने वाले नहीं। तो दोनों तरफ के आपको मौके मिलेंगे, वो ध्यान में रख के करना है। चलिए, तो मौके तो मिलने वाले हैं। आपने कहा कि हमारे फैक्टर्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज का सेटअप समझे सर, उससे पहले जो बड़ी डील का इंतजार था बाजार में फाइनली हो गया। काफी सारे नाम निकल कर आए, बट अदानी बाजी जीत गया एसीसी और अंबुजा की। कैसे देखें इसे? देखिए, डील जो हुई है दीप, वो करीबन आप ये देखिए कि $180 पर टन के हिसाब से वैल्यूएशन पे हुई है। इससे बढ़िया वैल्यूएशन पे 2 ही कंपनियां बड़ी ट्रेड करती है। अल्ट्राटेक करीबन जो आपके $200 के आसपास है, $240-250 के आसपास आपका श्री सीमेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस ऐसे हैं जो न बहुत अच्छे हैं न बहुत खराब है। और इसीलिए आप देखिए डील जो हुई है मार्केट प्राइस से हल्की सी प्रीमियम पर हुई है। लेकिन हल्की सी प्रीमियम पर होने की वजह ये कि इस डील के बारे में सबको पता था। कई बार स्टोरीज छप चुकी है, कई बार स्टोरीज हो चुकी है, सबको मालूम था, चल रहा था कि डील में JSW भी है, अल्ट्राटेक भी पीछे से रेस में आया है। तो सबको आइडिया, सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज कुछ नहीं है। न प्राइस का सरप्राइज है न डील का सरप्राइज है। ऑल कैश डील है तो इसमें जाहिर सी बात है कि, और बड़ी डील 80,000 करोड़ प्लस की है, तो इतना कैश जुटाना एक अदानी ग्रुप के लिए चैलेंज होगा। देखते हैं वो किस तरह से कहाँ से जुटा लेकर आते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बैलेंस शीट लीवरेज करनी होगी। तो ये एक चैलेंज है। बट जहाँ तक स्टॉक प्राइस का सवाल है जिस पर लोग जानना चाहते हैं, तो पहली चीज़ ये कि आमतौर पर जब डील के इस तरह की बड़ी डील के ऐलान होते हैं और जिस डील का पहले से अंदाजा हो तो बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला मामला होता है, तो हो सकता है आज गैप से खुलने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। दूसरी चीज़, आमतौर पर लोग ये भी मानकर चलते हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर हो जाएंगे, अंबुजा एसीसी तो भागेंगे। वो थॉट प्रोसेस भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी तक शेयर अलॉट हुए नहीं है। अभी तक हाँ, शेयर अलॉट होने में, डील पूरी होने में, इसमें लंबा वक्त लगता है। बड़ी डील है तो कई महीने लगेंगे। तो अगर आपका वो व्यू है कि भाई हमें बहुत सालों साल तक स्टॉक रखना है, तब तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर सिर्फ ये कि अब एसीसी अंबुजा, वो किसने, शायद हर्ष मारीवाला साहब ने ट्वीट किया था। नहीं, गोयनका साहब ने, हर्ष गोयनका साहब ने ट्वीट अदानी सीमेंट का। हाँ, एसीसी का नाम एसीसी रहेगा। सो अभी वो एसीसी बनने में, वो नाम बदलने में भी काफ़ी वक्त है। इसलिए मेरा ये समझना है कि अगर आपने खबर के हिसाब से लिया है, न्यूज़ के हिसाब से लिया है, आज गैप से खुलता है, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अदरवाइज डील न्यूट्रल है प्राइसिंग के लिहाज से, न महंगी है न बहुत सस्ती है। सो आई थिंक, और स्पेशली जब 2-3 बड़े प्लेयर रेस में हो तो फिर ये प्राइस ठीक है जिस पर डील हुई है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली ठीक है, होल्ड है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, डील पर अनाउंस होने के बाद प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बाजार ऐसा है ना दीप, बाद में आराम से कभी मौके दे भी देगा ऐसा। हाँ, ये जरूर कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी डाउन साइड रिस्क है कि स्टॉक बहुत गिर जाएगा, क्योंकि अब आपके सामने ओपन ऑफर है। ठीक है, बिल्कुल। सो ऐसे बहुत गिरने वाला बात, मतलब स्टॉक सुस्त हो जाएगा। सिंपल सी चीज़, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। नीचे ओपन ऑफर है, आपको सपोर्ट देता रहेगा। ऊपर आपके लिए तुरंत बढ़ने के लिए, अपसाइड के लिए कोई ऐसी खास ट्रिगर नहीं बची। सो आई थिंक, बट ओवरऑल ठीक है। मेरे ख्याल से अंबुजा एसीसी को, इतनी बड़ी डील को आसानी से बायर मिलना भी वो बात तो है, इजी नहीं है। यस सर। सो ठीक है, लेट्स सी। चलिए, तो बड़ी डील हुई है एंड ऑफ कोर्स एसीसी, अंबुजा, अदानी ग्रुप स्टॉक्स और बाकी सीमेंट सेक्टर पर भी हमारी आज नजर रहेगी। चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं, क्या कह रहे हैं सर? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप। पॉजिटिव से अब न्यूट्रल कर लीजिए। जिस तरह से डाउ फ्यूचर घटे हैं, आप न्यूट्रल मानकर भी चल सकते हैं। वैसे हालांकि कल, मतलब जब शुक्रवार को हम बंद हुए तो 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से, और उसके बजाय हम 400 बढ़े हैं।
400 बढ़ के 200 वापस से डाउ फ्यूचर्स नीचे, तो न्यूट्रल हो गए आपके लिए। तो संकेत ग्लोबल संकेत को न्यूट्रल कर दीजिए। एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड में, पर नेगेटिव से न्यूट्रल हुए, ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं ही, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड नेगेटिव आपके लिए। तो आज काफ़ी कुछ बदलाव है ट्रेडर्स में, वो आप देख सकते हैं। अब आइए निफ्टी पर 15,675, 15,750, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज के लिए। पहले ये सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना कम, गए तो 15,550, 15,625 वो रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 15,975 से 16,075, ये 100 पॉइंट की रेंज ऊपर सप्लाई जोन है। इसको पार करके अगर टिके तो 16,150, 16,200, 100% जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट जो आप करना चाहें ज़रूर करना चाहिए। बैंक निफ्टी 33,000 का लो था शुक्रवार को देखा आपने, बिल्कुल परफेक्ट रेंज ट्रेंड किया बैंक निफ्टी ने, नीचे 33,000, ऊपर 34,000, एग्जैक्ट लेवल ट्रेंड करके गया है। सो आज सपोर्ट के तौर पर 32,875 से 33,000 ये निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, वो दिक्कत ठीक वैसी है दीप जैसी 33,925 के नीचे बैंक निफ्टी पर थी। जैसे 33,925 तो हम कह रहे थे 400 पॉइंट 500 पॉइंट आपको कहीं दूर दूर तक बीच में सपोर्ट है ही नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर है 32,875 के नीचे 400-500 पॉइंट पहले कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा 500 पॉइंट। आप देखिए अगला जो खरीदारी का जोन बनेगा वो 32,150 से लेकर 32,375 का बनेगा, यानी कि सीधे 500 पॉइंट नीचे रिस्क खुलती है अगर आप 32,875, 850 के नीचे टिक कर ट्रेड करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, 8 मार्च को जो क्लोजिंग हुई थी सबसे लोएस्ट जहां से हमने रिकवरी देखी वो 32,861 के आसपास थी, और 8 मार्च को 32,155 के आसपास का लो इंट्राडे का था। सो उसके बीच का जो ये गैप है इसमें कहाँ रुकेगा निफ्टी पता नहीं, बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा। सो 32,875 के नीचे अगर टिक गए तो रिस्क बड़ी खुलती, ये ध्यान में रखना है। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेंज आपके लिए। और ऊपर के लेवल 33,400, 33,525 ये हल्की फुल्की रेंज है। इसके पार 33,900, 34,150, 34,000 तक आप शुक्रवार को पहुंचे ही है, इस रेंज में सप्लाई है ऊपर की तरफ जी। अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बड़े लेवल्स जो आज के सेटअप के लिए निकल कर आते हैं। फ्राइडे को तो करा था, आज की रेंज देखनी पड़ेगी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बंद हुए हैं दीप हम 15,788 के आसपास, 782 के आसपास। तो पहला सपोर्ट आपके लिए निफ्टी पर निकल कर आता है 15,725, 15,675, 625 और 550। बस ये 4 ही हैं, ज़्यादा है नहीं। 725, 675, 625 और 550। अब आइए ऊपर की तरफ, यहाँ लेवल थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि विजिबल है। 15,850, 15,900, 950, 16,000, ये तो हर 50-50 पॉइंट पर 16,000 तक की तो विजिबिलिटी है। इसके बाद 16,075, 16,150, 16,175 और 16,200 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ बन सकते हैं आपके लिए निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए हैं 33,125 पर, उसके ठीक नीचे 33,000 पहला सपोर्ट है जो शुक्रवार को आपने देखा। इसके नीचे 32,875 जिसका जिक्र हम कर ही चुके हैं। ठीक नीचे फिर सीधा 32,450, 32,375 और 32,150 तक का रास्ता खुलता है। ये रेंज है जिस पर, ये सपोर्ट लेवल से जिस पर आपको फोकस करना है। अब आइए ऊपर की तरफ, 33,125 के ऊपर सीधा पहला टारगेट है, पहला लेवल है 33,300, 33,400, 525। ये तो छोटे हैं, यहाँ तक की तो जगह दिन के दौरान दिखती है। बड़े लेवल फिर बनते हैं सीधा 400 पॉइंट ऊपर है 33,900, 34,000, 34,150। इसके ऊपर की जगह नहीं है। 2 लेवल जो है वो एकेडमिक पर्पज से हैं, 34,275, 34,350। अगर कभी डाउ फ्यूचर घूम ही जाए और 150 नीचे का जगह 150-200 ऊपर हो जाए, यू नेवर नो। हाँ, मतलब कोई भी चीज कभी भी हो सकती है। अचानक से आप ये समझो स्टेटमेंट आ जाए पुतिन साहब का कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, फिर तो बाजार ही घूम जाएगा पूरा। हाँ, तो होने में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो नेवर से नो नेवर। करेक्ट सर। ना क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार। आप डेटा देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो, ट्रेंड देख सकते हो, लेवल देख सकते हो। खबर कौन सी आएगी वो कुछ नहीं कर सकते, वो किसी को नहीं पता। जो हमारा सरप्राइज रेट हाइक था वो हमेशा होगा, वो हमेशा होगा, और पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है, हमेशा होगा। खबर कभी भी कोई भी कैसी भी आ सकती है, अच्छी भी आ सकती है और बुरी भी आ सकती है। करेक्ट। बुरी में आने में आ भी सकता है कि भाई ये लो जाओ नेटो में, हम पहले देख लेते तुमको। करेक्ट। तो पुतिन साहब आंख खोल दे तीसरी तो वो भी, और अगर यही कहते कि जाने दो, तबीयत भी खराब है, ठीक है लड़की क्या फायदा, और ये भी डरा रहे हैं, चलो खत्म करते हैं। क्या होगा किसको पता है। करेक्ट। हाँ, बट
दोनों तरफ के लिए आपकी तैयारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, तो तैयार रहेंगे सर। कैसे देखने सर एफआईएस की पोजीशन पीसीआर? देखिए 3780 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईएस ने, मैं डेटा यही बता दूं, लेकिन बड़े दिनों बाद ढंग के डेटा देखने को मिले वायदा कारोबार में। 2860 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे एफआईएस ने, बहुत लंबे टाइम बाद पहली बार एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग की है इंडेक्स में, और करनी भी थी। 17% इंडेक्स लॉन्ग पर आ गया, जो कि मार्च और फरवरी 2020 के कोविड वाले समय के लोज पर है। Yes, sir. उस लेवल पर अगर एफआईएस इंडेक्स लोज पर आ गया तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग की ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। प्लस 533 करोड़ के उन्होंने खरीदे हैं स्टॉक फ्यूचर्स भी, सो थोड़ी खरीदारी हुई है। इसलिए मैं डेटा जनरली क्या होता है कि जब भी एफआईएस को बेचना शुरू करना होता है, पहले वो एफएनओ से शुरुआत करते हैं बेचने की, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है। अगर यही आपको है ना, मतलब 50,000 शेयर बेचना हो कैश में, दम निकल जाए, लेकिन एफएनओ में लॉट में जल्दी से चला जाता, पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह से खरीदारी करना भी चाहते हैं तो पहले एफएनओ से शुरुआत करते हैं। तो वायदा कारोबार में बड़े दिनों बाद एफआईएस ने थोड़ा खरीदारी का मौका देखा है, लेकिन हाँ, एक ही दिन के डेटा है, बहुत अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अच्छा फील कर सकते हैं मन को बहलाने के लिए कि चलो इतना बेचा नहीं जितना रोज बेच रहे थे, कैश के साथ एफएनओ में बेचा नहीं है, पहली चीज। दूसरा, लोकल फंड तो अपनी ताकत से खरीद रहे हैं, 2170 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी भी अच्छी हुई। तो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन जो बढ़कर 24% भी हुई है, 17 से 24% एफआईएस की तरफ से, कोई चिंता की बात है नहीं कि ऐसा इतना काट लिया, अभी कुछ नहीं है। 75% पे लॉन्ग पे चलते थे। Yes, तो अभी याद है। 25% क्या है, कुछ नहीं, अभी भी जगह बहुत है शॉर्ट काटने की। दूसरा रहा पुट कॉल रेशियो, नियर ओवरसोल्ड लेवल है, 0.73 है, जो कि आपका हेवी नहीं। सबसे बढ़िया बात इस सीरीज की दीप एक ही है, मई में मार्केट बहुत ही हल्का है और थोड़ा बढ़ता है, हल्का हो जाता है तुरंत। Correct, sir. सो हल्का होने में टाइम नहीं लगा रहा है। एक और चीज अच्छी है, कल के सेशन में देखिए शुक्रवार को बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो ओवरसोल्ड हो गया है, 0.54 पर है, और बैंक निफ्टी 8 मार्च के लोज के नजदीक आ रहा है, राइट। सो आज अगर और थोड़ा नीचे हो गया तो बैंक निफ्टी भी आपको शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा। तो ये डेटा अच्छे हैं। विक्स 3% घट कर आया, ठीक है। ठीक है सर, क्या करना है मौजूदा पोजीशंस के लिए? मौजूदा पोजीशन में देखिए 15,650 का स्टॉप लॉस हो गया। जिनको छोटा रखना है 15,725 का रखिए, गुरुवार और शुक्रवार का लो है वो रख लीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है जब इतना रख ही रहे हैं तो थोड़ी सी और रिस्क रख लीजिए, 15,650 ज्यादा बेहतर है। ये आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, जिसको छोटा रखना है 15,725। बैंक निफ्टी 32,850 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा यहाँ, और जिनको छोटा रखना है वो 33,000 का रखें, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है। आइए शॉर्ट पोजीशन पर, यहाँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का है दीप, वही निकल कर आ रहा है। 16,100 का इंट्राडे है, 16,200 का क्लोजिंग बेसिस पर है। जिसको छोटा रखना है वो 16,000 का रख ले अगर रखनी है तो। बट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक है स्टॉप लॉसेस जो आपको होल्ड देखनी चाहिए। और निफ्टी में स्टॉप लॉस इंट्राडे में 34,000 आपका शुक्रवार का हाई है, उसका थोड़ा सा ऊपर 34,050 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और क्लोजिंग वाला 34,300 का ही अब तक निकल कर आ रहा है। जिनको छोटा रखना है इंट्राडे और क्लोजिंग में वो 33,550 का भी रख सकते हैं। अगर आपको कम रखना है 33,550 आपकी रिस्क पर है, आपको रिस्क कम रखनी है 33,550 का रखिए, लेकिन डेटा के हिसाब से स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो आपके सामने। डन सर, ठीक है। तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस, जहां पर रखना है जो फ्राइडे का हाई था उससे थोड़े ऊपर के लेवल पर आप अपने स्टॉप लॉस बनाकर रख सकते हैं। क्या करना है सर? आज ओपनिंग में थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है बाजार में, ग्लोबल स्क्रीन पर तो नहीं, कम गैप से खुले नीचे खुले तो लेना है, लेना है। हाँ। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कोई बंद नहीं हो रहा बाजार, और नीचे खुले तो लेना ही है। ओके, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, यूएस भी है तो अब डाउ 400 हो जाए नीचे तब तो एक अलग बात है जी। वो तो रिस्क का नेवर नो, अगर 400 लग रहा है तो फिर तो बेच ही देना है। तो लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर फ्लैट खुले नीचे खुले तो थोड़ा खरीदने का मौका देख सकते हैं। 15,650 आपका स्टॉप लॉस होगा दीप, 15,850, 900, 950, 16,000, 16,075 और 16,150 ये सारे लेवल से जिनके लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी वो बेचें, 15,975 से 16,075 की रेंज में वहां बेचने का मौका देखिए। 16,200 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो बनेगा दीप वो 15,950, 900, 850, 800 और 750 तक के टारगेट के लिए ऊपर में बिकवाली करनी, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है 32,850 के स्टॉप लॉस के साथ में, 33,300, 400 और 33,525 ये तीनों छोटे टारगेट है, विजिबल है, या तो आने ही चाहिए। इसके पार निकलने के लिए ताकत चाहिए ग्लोबल मार्केट से, अगर मिली तो 33,900, 34,000, 34,150 ये वो रेंज है जहां पर जाकर आप अटक जाएंगे। आगे के दो टारगेट मैंने ऐसे ही लिखे हैं, 34,275, 34,350 जिनकी जरूरत नहीं है
लेकिन लिख देने में ठीक है। कभी अच्छी खबर आ जाए और मिल जाए तो हो भी सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। अब एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने की राय, एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो 33,500 के आसपास भी सोच सकते हैं बेचने का, और आपके लिए फिर बेचने की रेंज जो है 33,400 से लेकर 33,525 की निकल कर आएगी। यहाँ पर आप शॉर्ट करिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 33,600 का है। इनफैक्ट 33,600 पार करे तो न सिर्फ अपनी शॉर्ट काट लीजिए बल्कि लॉन्ग भी कर लीजिए, डबल कर लीजिए, जिसको बोलते हैं काट के लॉन्ग कर लो, वैसा वाला है, वो लेवल है ये। 33,300, 33,125 और 33,025 तीन छोटे टारगेट जो शुक्रवार तक के हैं। 32,875 अगला बड़ा टारगेट है। इसके नीचे गए तो फिर 32,450, 32,375 और 32,150 तक आप गिर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी पर बिकवाली करने की राय। ठीक है सर, ये है आपके लिए सारे मौके। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक बिकवाली की राय भी है बैंक निफ्टी पर। बैन लिस्ट सर रोज बढ़ती हुई दिख रही है। पीएनबी और इंडिया बुल्स ऑलरेडी बैन में थे, अब इनको कंपनी देने के लिए जीएनएफसी भी बैन में आ गया। तो आज 3 स्टॉक्स वायदा कारोबार के बैन में है। डेटा के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल सर 16,000 16,000 के फिर वही दीप है अपने तो जो फॉर्मूला शुक्रवार का था जी। 16,000 के ऊपर से ही तेजी गिनने का। जब तक 16,000 के नीचे है तब तक हम तेजी में है ही नहीं, ठीक है ना। तो 16,000 में एक और ब्रेक लेवल है ऊपर की तरफ, वही फोकस में। नीचे की तरफ लेवल कोई खास डेटा में दिख नहीं रहे, तो एक ही लेवल पर फोकस करना है, वो है 16,000। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक ही लेवल क्रिस्टल क्लियर जिसके ऊपर अपने को सोचना है तेजी के बारे में, वो है 34,000। बहुत दूर है, 800-900 पॉइंट दूर है, लेकिन 34,000 जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हल्की फुल्की सपोर्ट की रेंज है 32,500 के आसपास। बस ये लेवल से आपके लिए ठीक है सर। तो चलिए ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशंस किस तरह से निकलता है। आइए फिर फोकस कर लेते हैं आज के खबरों पर भी, और साथ ही इस पर क्या कह रही हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ढेरों नतीजे भी आए हैं, ट्रिगर्स और नतीजे खबरें ब्रोकरेजेस। वरुण, अरमान और आशीष हमारे साथ हैं तैयार, साथ ही कुशल भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण मॉर्निंग, आपसे करते हैं शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे जो आए हैं। ओके, ट्रिगर्स में सबसे पहले एफएनओ में 2 नतीजे आने वाले हैं, भारत फोर्ज और एमसीएक्स। यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्टॉक है पंजाब एल्कलीज, आज से एनएससी पे इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी। अब तक क्या सिर्फ बीएससी पे ट्रेडिंग थी, तो एक्स ग्रुप से अब ये बी ग्रुप में आ रहा है। इसके अलावा आईपीओस डिलीवरी आखिरी दिन फाइनली भर गया। 1.6 गुना जो ये आईपीओ भरा है। हालांकि रिटेल ने पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं दिया है, 0.57% के आसपास ही रिटेल का हिस्सा भरा। वीनस पाइप्स अगर आप ये देखेंगे आखिरी दिन 16.31 टाइम्स जो है ये आईपीओ भरा है, और रिटेल में इसमें करीब करीब 19% के आसपास का 19 टाइम्स के आसपास हिस्सा जो है वो भरा है। नतीजे एफएनओ में बैंक ऑफ बड़ौदा के आए, ठीक ठाक नतीजे हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है अनुमान से थोड़ा कम है, 1780 करोड़ के आसपास आया, जबकि हमारा अनुमान 2270 करोड़ का था। लेकिन एनआईए देखिए करीब करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी है। एनपीएस में अच्छा खासा सुधार है, 7.3% से गिर के 6.61%, और नेट एनपीए 2.3% से गिर के 1.72% के आसपास निकल के आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बोर्ड ने ₹1.20 प्रति शेयर के आसपास के बोनस, ओके। इसके अलावा डेट के जरिए करीब 2500 करोड़ के आसपास ये कंपनी जो है वो जुटाने वाली है। तो कुछ ये भी अपडेट्स है। आरईसी यहाँ पे नतीजे थोड़े बहुत कमज़ोर है। एनआईए करीब 15% बढ़े हैं, मुनाफा में 10-10.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। पुट कॉल रेशियो पीसीआर जो है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो माफ़ कीजिएगा, 3.5 से बढ़कर 3.85 के आसपास आया। एयूएम में करीब 2.1% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली, और ₹4.80 के डिविडेंड का ऐलान भी इस कंपनी ने किया है। कैश में ज़्यादातर मिक्स नतीजे हैं। सीएससी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ 4.2% बढ़े हैं। एबिटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ गिरावट हुई है 17% की। मार्जिन्स 29% से गिर के 23.1%, और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट 424 करोड़ पे है। नज़ारा टैक्स मिक्स नतीजे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज़ 42% बढ़े हैं, मार्जिन्स बढ़े हैं 7.2% से बढ़ के 7.4%, मुनाफे में लेकिन 31% के आसपास की गिरावट है। 1:1 बोनस शेयर की मंजूरी इस कंपनी ने दी है। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी मिले जुले हैं मुनाफे से, लेकिन ये कंपनी जो है घाटे में आई है। 449 करोड़ के आसपास का घाटे कंपनी ने किया है। हालांकि एबिटा फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आई है, 109 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे जो आते हुए दिखे हैं। कुशल मॉर्निंग, बताएं कुछ नतीजे तो आप भी ओके। अरमान माफ़ कीजिएगा, मॉर्निंग बताएं कुछ खबरें और नतीजे तो आप भी लेकर आए हैं। नतीजों में सबसे पहले सिगाची इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 40% बढ़कर आई है। अगर आप इबिटा की बात करेंगे तो इबिटा भी 28% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे वहाँ पर कटौती देखी गई है, 22% से घटकर लगभग 20% के पास आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 27% बढ़कर आया है। त्रिवेणी टर्बाइन नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय देखेंगे तो आय लगभग 33% बढ़कर आई है।
EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA लगभग 670% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे वहां पर भी अच्छा खासा उछाल देखा गया, 13.8% से बढ़कर 17.7% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी 23 करोड़ से बढ़कर लगभग 33 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। उसके साथ साथ आप हिरनबा इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 31% बढ़कर आई है। अगर आप EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA भी लगभग 8% बढ़कर आया है, पर मार्जिन्स में कट देखा गया है, 21.5% से घटकर 17.9% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे लगभग फ्लैटिश रहे हैं और कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। कैम्बॉन्ड केमिकल्स नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो आय लगभग 15% बढ़ी है, पर हालांकि EBITDA अगर आप देखेंगे तो EBITDA में 32% का कट देखा गया है। वहीं मार्जिन्स भी 6.1% से कम होकर 3.6% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी लगभग 60% नीचे आता हुआ दिखा है और कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 50% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA भी लगभग 46% बढ़कर आया है। वहीं मार्जिन्स 25.5% से लगभग 24.9 लगभग फ्लैटिश रहे हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा 85 करोड़ से बढ़कर लगभग 150 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। कुछ खबरें हैं जिसमें मारुति सुजुकी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें हरियाणा में नए प्लांट की जगह कंपनी ने निर्धारित कर दी और ये नया प्लांट की जो साइज होगी वो 800 एकड़ जमीन के अंदर होगा। और ये प्लांट में जो 2,50,000 प्रति वर्ष गाड़ियां उत्पादन करने की इसमें क्षमता रहेगी और इसको 2025 तक इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। साथ ही 11,000 करोड़ की लागत से इस पर किया जाएगा निवेश। SBI पर ध्यान रखिएगा, जिसमें MCLR की दरें वापस बढ़ाई हैं। 15 मई से MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो जाएगी और अप्रैल से अब तक अगर देखा जाए तो 20 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। अंत में डेल्टा कॉर्प पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है। अगर आपको पता होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया था कि जो उनका डेल्टिन कैरेवल जो ऑफशोर कैसीनो है उसको बंद करने का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर के बाद अब कंपनी को कैसीनो फिर से खोल करने की आदेश दे दिया है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर से कंपनी अब फिर से कसिनो पे काम कर पाएगी। डेल्टा कॉर्प देखते हैं आज कैसे करेगा रिएक्ट। वरुण बताएं खबरें कौन सी हैं आपके पास भी आज? ओके, खबरों में कुछ ऑर्डर मिले हैं कुछ कंपनियों को। सबसे पहले तो PNC इंफ्रा NHAI से इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं करीब 29-26 करोड़ के आसपास की, यानी कि 2,926 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिले हैं। रेलटेल कंपनी को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग से करीब 220 करोड़ का ऑर्डर जो है वो मिला है, तो ये एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। CCTV सर्वेलेंस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए MPLS और इंटरनेट बैंडविड्थ मुहैया कराने के लिए ऑर्डर। अलावा DRDO से डेटा सेंटर के सप्लाई और इंटीग्रेशन, कमीशनिंग और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 27 करोड़ के आसपास का ऑर्डर भी मिला है। तो काफ़ी सारे ऑर्डर विंस जो है वो रेलटेल के लिए है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 11 मई को कल कुल 6.39 लाख शेयर जो है इस कंपनी में खरीदे हैं। और एशियन ग्रेनेटो में यहाँ पे बिकवाली हुई है 4.53 लाख शेयर्स के आसपास की। सतीश नायक जी ने ये बिकवाली की है, 7350 रुपीज़ के भाव पे बिकवाली की गई है। तो ये आपके लिए सारी खबरें और जो फंड एक्शन प्रमोटर एक्शन होते हुए दिखा है। आइए अब जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो ये अंबुजा की जो डील है और साथ ही कुछ जो बड़े नतीजे आए हैं उस पर क्या कहना है ब्रोकरेजेस का? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, अंबुजा सीमेंट यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। हालांकि कमेंट्री तो उन्होंने कुछ खास नहीं दी है। होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। 360 के करीब की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। 400 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं अंबुजा सीमेंट पर। वहीं ACC पे देखें तो एक खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं 2,660 रुपये के लक्ष्य के लिए। बढ़ते हैं कुछ बड़ी अर्निंग्स की तरफ, तो टेक महिंद्रा पर देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है। अधिकतर ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे हैं कि इनके अनुमान से जो है नतीजे कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते देखें तो 5 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट ऐसी है जहां पर इन्होंने टारगेट कट किए हैं। मॉर्गन स्टैनली देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य काटा है 1800 से घटाकर 1650 कर दिया। 1203 की क्लोजिंग है। नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य जो है 1890 से घटाकर 1720 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी काटा है 1453 से घटाकर 1429 कर दिया है। JP मॉर्गन ने भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1800 से घटाकर 1650। सिटी ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो इन्होंने घटाया है। इसके बाद अगर आप देखें तो बंधन बैंक, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस को नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। सब कहने की असेट क्वालिटी में भी सुधार है और साथ में जो लोन ग्रोथ है वो भी काफी बढ़िया आई है, जिसके चलते CLSA ने जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 390 रुपये का लक्ष्य दिया है।
गोल्डमैन सैक्स देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 387 से बढ़ाकर 432 कर दिया, 317 की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 400 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 380 से बढ़ाकर 430 कर दिया है। आयशर मोटर्स यहां पर भी अच्छे नतीजों का असर देखने को मिलेगा। सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए करीब 3090 के लक्ष्य के लिए, 2433 की करीब की जो है क्लोजिंग है और ये मान रही कि प्राइसिंग बढ़िया है, डिमांड भी दोबारा लौट रही है और रॉयल एनफील्ड की डिमांड भी काफी बढ़िया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2727 के लक्ष्य के लिए। नोमेरा ने न्यूट्रल की राय दी है और जेपी मॉर्गन भी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, लेकिन जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य जो है इन्होंने 2725 से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपए का कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर भी देखें तो ब्रोकरेज हाउस को नतीजे अच्छे लग रहे हैं। सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, 445 रुपए की शुक्रवार की क्लोजिंग है, 600 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि ग्रोथ में काफी बढ़िया पिकअप देखने को मिला है और पूरे बैंकिंग स्पेस में इनकी टॉप पिक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। नोमेरा भी देखें तो इन्होंने खरीदारी की राय दी है 615 के लक्ष्य के लिए और मैक्वायरी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा बुलिश जो है मैक्वायरी नजर आ रहे हैं, 665 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। ओके और भी सर रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं। वीकेंड पे बहुत काम किया। बहुत काम किया सर, रिपोर्ट्स भी काफी सारी हैं। बताइए बताइए। डीमार्ट सर एक और दिग्गज है जिसके नतीजे हैं। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 4338 रुपए के लक्ष्य के लिए। करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नतीजे हैं इनके अनुमान से कमजोर हैं। इसके अलावा देखें तो जेपी मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य काटा है 3650 से 3000 कर दिया है। जेफरीज ने होल्ड की राय दी और इन्होंने भी लक्ष्य को हटा है। दोनों ब्रोकरेज हाउस जो है ऐसे हैं जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं। एस्कॉच पर जेपी मॉर्गन का जो है अपग्रेड आया और लक्ष्य इन्होंने 1785 से सीधा बढ़कर 1800 कर दिया, 1550 की क्लोजिंग है। एल्केम लैब जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य घटा है 4212 से घटाकर 3582 रुपए कर दिया है। एचएसबीसी ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य इन्होंने 4170 से घटाकर 3800 कर दिया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है नोमिरा ने और लक्ष्य जो है 2246 से घटाकर 2164 रुपए कर दिया है। और अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 130 के लक्ष्य के लिए। ओके तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। और एक्शन में बता दूं दो ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर अच्छी रिपोर्ट्स आई, एक है बंधन बैंक और दूसरा है आयशर जहां पर अपग्रेड्स आए, लेकिन बाकी 4 जगह जहां टारगेट कम हुए हैं। टेक महिंद्रा खराब रिपोर्ट्स हैं, एसबीआई पे भी टारगेट कम ही हुए हैं, बड़े नहीं है। डी मार्ट पे भी कम हुए हैं। एल्केम आपको याद होगा शुक्रवार को रिजल्ट्स के बाद हम कह ही रहते कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, हाँ ये डाउनग्रेड आ सकते हैं। सबने टारगेट्स काटे हैं। ये 3-4 कंपनियां ऐसी हैं जिनके रिपोर्ट्स पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते आगे। हफ्ते की शुरुआत करने के लिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा जो पिक ऑफ द वीक है बड़ा ही सेफ डिफेंसिव स्टॉक है कोलपाल। कोलगेट पे खरीदारी की राय है 1575, 1575 का स्टॉप लॉस है, 1652 के टारगेट है। एफएमसीजी एकदम डिफेंसिव लग रहा है, चलने के लिए तैयार है। तो एफएमसीजी में 3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एक तो कोलगेट, लीवल और गोदरेज कंज्यूमर। अनिल जी तो सबसे सेफ और बढ़िया मुझे कोलगेट लग रहा है, तो कोलगेट के साथ जाऊंगा इस सप्ताह। ओके कोलगेट के साथ जाएंगे बंसल जी, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ भी जाएंगे, चिंता न करें। 1575 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं और 1652 का टारगेट हासिल करके वापस आ रहे हैं। आइए कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आप दोनों को अनिल जी सोमवार की गर्मा गर्म नमस्कार। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है M&M का चार्ट देखें तो ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है ऑटो स्पेस में जिसका पैटर्न और चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही दमदार लग रहा है और इसमें एक सरप्राइजिंग मूव हमने शुक्रवार को आता हुआ देखा। तो मुझे लगता है अनिल जी M&M स्ट्रेंथ शो करेगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न चार्ट पर बन चुका है, बाय करके चले। 875 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 920 रुपए का 920 का और इवेंचुअल 935 का टारगेट है। तो 920-935 के टारगेट के लिए M&M में खरीदारी है। ओके 920 और 935 दो है टारगेट जिनके लिए करनी है आपको खरीदारी। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पसंद का शेयर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी मुझे लगता है कि दोनों ही साइड के मौके इस हफ्ते में भी बाजार देगा और मेरा मानना है कि कुछ सेल साइड के स्टॉक्स भी हैं जहां पर फ्रेश ब्रेकडाउन फ्राइडे को आते हुए नजर आया था। तो ऐसा ही एक स्टॉक है अनिल जी औरोबिंदो फार्मा। मुझे यहाँ पर बिकवाली करनी है एज अ पिक ऑफ द वीक और मेरा मानना है कि यहाँ पर पिछले हफ्ते एक फ्रेश ब्रेकडाउन की शुरुआत होते हुए नजर आई है।
560-562 रुपए के आसपास का क्लोज है अनिल जी। यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी 570-580 के रेंज में, 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। और डाउन साइड में अनिल जी मुझे लगता है कि 500 और 480 रुपए तक के टारगेट्स ऑरोबिंदो फार्मा में इस हफ्ते आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऑरोबिंदो फार्मा पिक ऑफ द वीक रहेगी बिकवाली करने के लिए। बिकवाली करनी है, यहां से लेकर 580 तक ऊपर में बेचना है। 600 रुपए का होगा आपका स्टॉप लॉस। 500 और 480 के दो बड़े टारगेट के लिए ओहो औरोबिंदो फार्मा सदाबहार शॉट आता हुआ आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। सुमित जी भी है तैयार। गुड मॉर्निंग सुमित जी, पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक पे मेरे को लग रहा है कि एचयूएल पे नजर रखनी है। कोई भी डिप आता है तो एचयूएल में खरीदारी करनी है। एचयूएल के अंदर लास्ट वीक में एक अच्छा मूव देखने को मिला, स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोज दिया है और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 2150 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर 2250, 2280 ये लेवल एचयूएल में ऊपर में इमीडिएटली इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। 2280 के ऊपर अगर सस्टेन करा तो रैली एक्सटेंड होगी और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल 2280 के मूव के लिए खरीदारी करें 2150 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए एचयूएल में खरीदारी करने की राय आती हुई। आइए सिमी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे पसंद का शेयर होगा आज के लिए बंधन बैंक। बंधन बैंक में नतीजा अच्छा आया था। फ्राइडे को क्लोजिंग सेशन में एकदम फैगन में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था, पर एक कंडीशनल बाय कॉल आज भी रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और 310 के आसपास स्टॉक खुलता है, पर वो 310 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है तो मैं वहां पे खरीदारी का सलाह देती हूँ। 310 के आसपास खरीदना होगा, 300 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 350 से 360 का टारगेट होगा। तो मेरे तरफ से बंधन बैंक बाय कॉल। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय। और बता दूं आज बंधन बैंक में बड़े अपग्रेड आते हुए दिखे एफआईज की तरफ से, ये भी आपके सामने अभी भी हाथों हाथ रखी दूं। गोल्डमैन सैक्स ने 387 से 432 रुपए टारगेट किया है। जेफरीज ने 380 से 430 का टारगेट किया है और जेपी मॉर्गन का टारगेट 400 का है ही, नोमुरा का टारगेट 425 का है ही। तो चार रिपोर्ट जो मेरे सामने हैं उनमें सब में टारगेट 400 के ऊपर है और सीएलएसए ने टारगेट 390 का रखा है। तो अच्छे अपग्रेड्स हैं आज बंधन बैंक में नतीजों के बाद, यहाँ पर तेजी की संभावना है। एब्सोल्युटली। सो बंधन बैंक और नतीजे भी हमने देखा था सर, दमदार है, जबरदस्त नतीजा है। आइए जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है अपनी दमदार पिक के साथ। जैन साहब गुड मॉर्निंग, इस हफ्ते के लिए आपकी पसंद का शेयर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीपांशु जी। स्टॉक्स तो बहुत सारे लेके लाता ही हूं मैं जनरली। देखिए एफएनओ के स्टॉक्स में कुणाल जी ने एमएनएम दिया, वो मेरी लिस्ट में है। एचयूएल है जो सुमित जी ने दिया, गोदरेज सीपी, गोदरेज राकेश जी के उसमें था। तो ये तीन स्टॉक्स तो है ही है। बाद में मुझे ऐसा लगता है कि टू व्हीलर्स में जैसे कि टीवीएस मोटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और एमएनएम भी आ रहा है और टाटा मोटर्स ने थोड़ा माहौल बनाया, तो ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स थोड़े अच्छे लगने लगे हैं। और हो सकता है कि बॉटम फिशिंग की जाए थोड़ा स्टैगर्ड वे में, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि बाइंग की जा सकती है, क्योंकि कोई भी बॉटम तो डिफाइन कर नहीं सकता मार्केट्स का। बट यस, मार्केट्स कहीं ना कहीं एक अच्छे ऐसे लेवल्स पे कि जहां पे धीरे धीरे अगर करते हैं 10-10, 20-20% करके तो एंट्री का समय है। तो हीरो मोटोकॉर्प को देख सकते हैं। एंड एबीबी जो कि मैंने लास्ट वीक भी रेकमेंड किया है और इस बार भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करेगा। और ये सारे कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां अच्छा कर रही है। बट जो मेन पिक ऑफ द वीक है वो है एलजी बालाकृष्णन, जो कि मैंने जेम स्टॉक में भी दिया और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी ऑटो इंसिलरी कंपनी है, गजब के फंडामेंटल्स है। तो एलजी बालाकृष्णन कैन डू वेल, टेक्निकली बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। आज के लिए पसंद का शेयर जैन साहब की तरफ से एलजी बालाकृष्णन 555 रुपए के आसपास। जैन साहब टारगेट क्या रखे जाए इसके? टारगेट में मैं लिख के नहीं लाया, बट एक मिनट मुझे दीजिए सर, एक सेकंड में। आराम से 555 रुपए के आसपास बंद हुआ है और जो भी आपके टारगेट हो आप आगे बताएं जरूर। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। मेरे हिसाब से 725 के टारगेट्स के, मतलब इस वीक के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमारे 725 के हैं, बट इस वीक में मुझे लगता है 610-15 तक जा सकते हैं। 610 और 725 के टारगेट, और बाकी आपके लिए हीरो मोटो और एबीबी, ये दो स्टॉक हैं जहां पर और खरीदारी करने की राय एफएनओ स्टॉक्स के तौर पर जैन साहब की तरफ से। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ, बताएं। गुड मॉर्निंग सर, अच्छे नतीजे और वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। आयशर मोटर्स क्लियरली अगर आप सारे के सारे रिजल्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं ऑटो सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टीवीएस के नंबर्स अच्छे आए थे, आयशर मोटर्स के नंबर्स देखें तो एबिटा एंड पैट जो आया है सर वो 15 क्वार्टर हाई आया है।
लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल दोस कंसर्न्स, बट आई थिंक इन्होंने जो नंबर्स देखे तो एबिटा 30% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, 19% ऊपर है वाई एन वाई। आई थिंक ये एस्टिमेट जो भी स्ट्रीट में था 5 से 10% ऊपर है। एबिटा ऑन पर व्हीकल बेसिस सर ये एक नए हाई पे आया है जो कभी हुआ नहीं इस कंपनी में। मार्जिन्स 24% के आसपास आए हैं, स्ट्रीट में एक्सपेक्टेड था कि 22 या 23% के आसपास आएंगे। स्टॉक बहुत महंगा नहीं है सर, बट द नंबर्स वर रियली रियली गुड compared to what people were expecting on the street. BKT बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज ऑनेस्टली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए सर, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत जबरदस्त आया बट मार्जिन्स अच्छे नहीं थे। बट जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो बहुत स्ट्रांग आया है सर। तो कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी गुड। तो अगर आप वॉल्यूम नंबर देखें तो 10% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर आया है, 14% ऊपर वाई एन वाई आया है, नियरली 7% ऊपर आया जो एस्टिमेट थे। एबिटा मार्जिन जैसे मैंने आपको बोला सर वो थोड़ा सा कम आया है, 21% कंपेयर टू 22% क्वार्टर क्वार्टर और 31% वाई एन वाई, तो वो अच्छा नहीं था। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हो रहा है। बट अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखें सर तो उन्होंने वॉल्यूम गाइडेंस रेज कर दी है कि वो आगे जाके 320,000 से 330,000 एमटी पर एनम करेंगे। अर्लियर 275 से 285 था उनका, तो मतलब 11 से 14% वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी की। और मार्जिन्स बोल रहे हैं कि आगे जाके इंप्रूव होगा 200 से 400 बेसिस पॉइंट की तरफ, विच इज अगेन अ बेटर थिंग जो लोगों ने सोचा नहीं था। स्टॉक कुछ 18 टाइम FY24 पे ट्रेड करता है, बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। तो देखते हैं कि मार्जिन्स की तरफ ध्यान रहेगा जो पुराना था कि मैनेजमेंट की गाइडेंस की तरफ रहेगा जो अच्छा था। जेके पेपर सर हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली प्रॉफिट आया इस कंपनी का और सेल्स आया इस कंपनी का। पेपर कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, पेपर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप नंबर्स देखें तो सर सेल्स 30% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, 50% ऊपर है वाई एन वाई। एबिटा 34% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, 47% ऊपर था वाई एन वाई। स्टॉक कुछ 9 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर, कोई महंगा स्टॉक तो है ही नहीं है ये, एंड वन ऑफ द बेस्ट पेपर कंपनीज इन इंडिया। और छोटे कंपनीज में एक हाईटेक पाइप्स आया था सर, छोटा कंपनी है, 650 करोड़ मार्केट कैप का, बट आई थिंक द नंबर्स वर गुड। 20% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर एबिटा, 54% वाई एन वाई ऊपर, मार्जिन्स 5-5.5% के आसपास रहते हैं इस कंपनी के सर। और कुछ कंपनी सर इफ आई कैन जस्ट ऐड अच्छे नतीजे पर थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं कंपनीज के, उसमें विनती ऑर्गेनिक्स और एलजी इक्विपमेंट आता है सर। विनती अगर आप नंबर्स देखें एज आई सेड देयर आर फ्यू केमिकल कंपनीज जो इस बार अच्छा कर रही हैं, जैसे एसआरएफ के नंबर्स देखे आपने, नवीन के नंबर्स देखे, अनुपम रसायन के नंबर्स देखे, और विनती के भी नंबर्स भी आए थे जिसमें एटीबीएस जो उसका है, क्रूड ऑयल बढ़ता है तो एटीबीएस को बेनिफिट होता है, आईबीबी हुआ, बिटूफिनॉल में इनका कैपेसिटी रैंप अप हुआ, इन सब का बेनिफिट इस बार मिला। तो रिकवरी अच्छी हुई है क्वार्टर क्वार्टर एबिटा की, मार्जिन्स 28% वर्सेस 25%, स्टॉक महंगा है। और एलजी इक्विपमेंट सर जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उससे भी नंबर्स अच्छे आए, तो नंबर्स किसी तरीके से भी आप कर लीजिए, कट कर लीजिए तो नंबर्स बहुत अच्छे थे इस कंपनी के। सेल्स कुछ 750 करोड़ की है, FY22 का सेल्स 2500 करोड़ आया है, मैनेजमेंट का गाइडेंस वो 2450 करोड़ का। एबिटा मार्जिन्स 15% आया है, कॉन्सेंसस था कि 11.5% आएगा, तो बहुत शानदार नंबर्स आए एलजी इक्विपमेंट के, पर स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है सर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अच्छे नतीजे। कमजोर नतीजे आपको कौन से लगे वरिंदर? टेक महिंद्रा, सेम स्टोरी विद ऑल द टेक कंपनीज। सेल्स इन लाइन थी पर मार्जिन्स वीक थे, एट्रिशन प्रेशर आ रहा है सब कंपनीज पे। सेल्स देखिए तो 5% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर के ये यूएसडी टर्म्स में इन लाइन विद एस्टिमेट्स, बट एबिट मार्जिन देखिए तो 13.2% आए हैं, व्हिच इज अ फॉल ऑफ 160 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर क्वार्टर। आई थिंक कंसेंसस एस्टिमेट 14-14.5% के आसपास था। तो सेम स्टोरी जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में हो रही है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, इट वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ भी नंबर्स खराब आएंगे बिकॉज इनके पास रशियन सब्सिडरीज हैं, तो रशियन सब्सिडरीज के कारण इसका नंबर खराब आया। अगर आप स्टैंड लोन मार्जिन देखेंगे इस कंपनी के 15.5% आए और कंसोलिडेटेड 12.5% आए, इसका मतलब है कि जो इसकी सब्सिडरीज थी उनका मार्जिन सिर्फ 6.5% रहा कंपेयर टू 19.5%। तो नंबर्स खराब थे इसके, बट वेदर इफ दिस रशियन क्राइसिस गो ऑन देन वी हैव टू वॉच आउट फॉर कि क्या होता है। एफले इंडिया, आई डोंट नो कि हाँ ये स्टॉक इतना एक्सपेंसिव क्यों है। आई थिंक एक टाइम पे एफले इंडिया का मार्जिन कुछ 30% के आसपास भी होता था। आप सोचिए अब 30% के आसपास का 18% मार्जिन रह गया। हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, बट अगर नंबर्स देखें तो ग्रोथ नहीं आ रहा है। मैं बहुत क्वार्टर से देख रहा हूँ ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट इसका वैल्यूएशन वही कुछ 64 टाइम्स 60 टाइम्स पे रहता है, डीटीएम बेसिस पे रहता है। तो इस बार अगर आप नंबर देखें तो 7% क्वार्टर सेल्स नीचे था, एबिटा 13% नीचे था, मार्जिन 18.5% रह गए हैं, 24% वाई से 20% क्वार्टर से। एज अ सेट एक टाइम पे 30% मार्जिन करता था। छोटा कंपनी पिक्स ट्रांसमिशन, आई थिंक टॉप लाइन बहुत अच्छी थी, बट रॉ मटेरियल के कारण इनका प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हुआ, मार्जिन हर्ट हुए। एबिटा मार्जिन 22.5% रह गया 26% से क्वार्टर। इनका मेजर रॉ मटेरियल जो होता है रबड़ होता है और एयर होता है, जिसके कारण एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में खराब आएगा, बट इनका एक बहुत बड़ा कैपेक्स है जो लाइव हो रहा है कुछ ही दिनों में। सो
आई थिंक अगर स्टॉक गिरेगा तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है लेने के लिए। दीज वर द वीक रिजल्ट्स अगर मैं आपको बोलूं, टेक महिंद्रा, कार्बोरंडम, एफले और पिक्स ट्रांसमिशन। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अच्छे और कुछ खराब नतीजे जो आए हैं वरिंदर की तरफ से। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो ओवर द वीकेंड पोस्ट फ्राइडे नतीजे हैं उसका विश्लेषण करने के लिए कल फिर से आपसे करेंगे मुलाकात। आइए फिर हमारे बाकी मेहमान भी तैयार हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर भी करनी है चर्चा, किस तरह से आज बाजार में इनका रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर नतीजे ठीक दिख रहे हैं बट थोड़ा एनआई अनुमान से कमज़ोर रही है। एसेट क्वालिटी में हमने सुधार ज़रूर आते हुए देखा है यहाँ पर। ज़रा इसके चार्ट देखें सिमी जी, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, आज ट्रेड में कैसे रिएक्ट कर सकता है ये? दीपांशु, चार्ट में वीकनेस है और मुझे लगता है कि स्टॉक जब तक 100 के नीचे मेंटेन करेगा तब तक इसमें कोई नई खरीदारी का सलाह नहीं दे सकते। लोअर लेवल्स पर सपोर्ट करीब 92 से 88 के बीच में आना चाहिए, तो इसी रेंज के आसपास हो सके तो एक बार रिव्यू लेना चाहिए। नहीं तो अगर ये ऊपर में कभी भी आ भी जाता है 100 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें कोई बाई कॉल वापस से इमर्ज होते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए चार्ट तो वीक है और थोड़ा सा डाउनसाइड इसमें पॉसिबल है। नीचे जा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये राय है सिमी जी की तरफ से आती हुई। आइए, आयशर मोटर्स, इसके नतीजे ठीक दिख रहे हैं, थोड़े अपग्रेड्स भी आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट्स भी उम्मीद से थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक। जरा सुमित जी चार्ट्स देखिए आयशर मोटर्स के, क्या है आपकी राय? अनिल जी, स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर पिछले 2-3 दिनों में लोअर लेवल से बाउंस बैक भी देखने को मिला है। अब जैसे ये ऊपर में 2480-2500 का लेवल तोड़ेगा, जहां तक ये इमीडिएट लगता है जाएगा, और ये टूटने के बाद इसके अंदर मोमेंटम और बनेगा और 2550 रुपए तक के लेवल फिर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें और कोई भी डिप आता है अगर 2400-2410 तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में 2500 से 2550 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आयशर मोटर में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आयशर मोटर्स पर। एक रिजल्ट्स जो कमजोर दिख रहे हैं, जिन पे आज स्टॉक पे मार पड़नी तय है, सिमी जी चार्ट्स देखिए टेक महिंद्रा के, यहाँ पर पक्का है कि टेक महिंद्रा पे कुछ ना कुछ कमजोरी आज आपको दिखेगी जरूर। रिजल्ट जिस तरह से आते हुए दिखे, अनुमान से कम, कितना गिर सकता है, कहाँ अहम सपोर्ट है, जरा बताइए। अनिल जी, एकदम सपोर्ट के आसपास बंद हुआ था। लगातार 10 सेशन से ये स्टॉक 1200 के आसपास से सपोर्ट ले रहा था। अब ये स्टॉक आज का ये जो रिजल्ट्स के बाद जो डाउनग्रेड आया है, तो इसके बाद तो लग रहा है कि शायद नीचे ही खुलेगा, गैप डाउन हो सकता है। तो 1200 के नीचे ये स्टॉक बहुत नीचे जा सकता है। इनफैक्ट 40 से 50 पॉइंट का डाउनफॉल इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1200 के नीचे ये स्टॉक वीक ही है। 40-50 पॉइंट का भी डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, जैन साहब जेके पेपर पर राय दीजिए। नंबर्स मजबूत है, मार्जिन भी स्टेबल हैं 25% के आसपास, और पेपर स्टॉक से रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं, आपके फेवरेट भी रहे। हमारा SIP स्टॉक भी 100 रुपये के आसपास रहा है, 300 रुपये अब भी है गिरने के बाद भी। बताएं अपनी राय। नहीं, बिल्कुल जेके पेपर एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है और आई थिंक 90-100 रुपए से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली चल रहा है ये स्टॉक, और बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे है। अभी वरिंदर जी भी बोल के गए और अभी आप भी बोले, और SIP स्टॉक भी रहा हुआ और मेरा भी जैकपॉट में भी रहा हुआ है। हर तरीके से बस यही है कि एक बार करेक्शन का स्कोप है, ऐसा नहीं है कि करेक्शन का स्कोप नहीं है मार्केट के साथ, बट जिन्होंने ले रखा हमारी राय पे वो होल्ड करके रखे और नीचे आए तो 250-75 के जो लेवल्स है उन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर स्टॉक्स विल डू वेल। इन दिनों में पेपर स्टॉक्स वैसे अंडर परफॉर्म कर रहे थे, कुछ क्वार्टर्स इनके बीच में खराब गए, बट अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वार्टर्स आ रहे हैं। आई थिंक 170 करोड़ का पैट इज समथिंग एक्सक्लूसिव, मतलब बहुत जबरदस्त है, और लास्ट मार्च क्वार्टर के सामने। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को आराम से 375 के लेवल्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, 375 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे नतीजे और इन नतीजों के दम पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आइए नतीजे आए एक और कंपनी के जिस पर बात की जाए, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। मिले जुले थोड़े कमजोर ही कहे जाएंगे नतीजे, कोई खास मजबूत है नहीं। जरा हिमांशु जी इसके चार्ट पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी, चार्ट्स में भी देखिए क्लियर कट एक करेक्टिव मोड है फिलहाल, जिसमें स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस है। एक बड़ी अच्छी तेजी देखी हमने इसमें पिछले 2 साल में, और उसके बाद पिछले 2-3 महीनों में एक लगातार से मैं कहूँगा टेक्निकल करेक्शन पैटर्न विजिबल है। तो मेरा मानना है कि नंबर्स के बाद अगर कोई उछाल मिलता है 2000 के आसपास तक का, तो वहां पर फिर से बिकवाली के मौके ढूंढने चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वापस से स्टॉक एक बार 1600 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ब्रॉडली अभी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी स्टॉक में रख के ट्रेड किया जा सकता है।
ओके, तो ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर राय। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वैसे कई बार वागले साहब के रडार पर भी रहा है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। गुड मॉर्निंग वागले साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस हफ्ते के लिए आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा हफ्ते का शेयर है बंधन बैंक। मुझे लगता है इसमें एट लोअर लेवल्स एक्यूमुलेशन हो रहा है। शायद थोड़े से फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये स्टॉक जो पैटर्न बना रहा है इन द मेकिंग पैटर्न है, और अगर ये बन गया तो बहुत ही अच्छा पैटर्न बन जाएगा। 317 का बंद है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी है, तो आपको लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक बिल्कुल मिल सकता है 312-15 ये रेंज में, या मे बी इवन 310 के आसपास। इसको बाय करें। 309 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 345 तक का मेरा टारगेट ऑफ द वीक है। वीकेंड पे बात हुई थी क्या आपकी सिमी जी से? आपने किया उनको फोन या उन्होंने आपको किया? ऐसा तो नहीं हुआ वागले साहब? नहीं, मुझे पता नहीं सिमी जी ने कवर किया है, बट अगर कवर किया है तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। नहीं, कवर किया वो तो ठीक है। कवर तो बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टॉक्स करते हैं एक दूसरे के, लेकिन लेवल सेम कैसे आ सकते हैं? 317 बंद हुआ है, 310 तक ले लीजिए। सेम नहीं है अनिल जी। अरे सेम है, कैसे सेम नहीं है? ना सेम ही माने जाएंगे। रुकिए मैं बताता हूँ। मैंने तो 350 से 360 का लेवल्स दिए हैं। अरे कभी कभी एंकर को भी बोलने दीजिए। सिमी जी रुकिए, मैं बताता हूँ। देखो सिमी जी ने भी कहा है 317 से 310 में खरीदिए। वागले साहब ने बोला 315, 312, 310 तक भी ले सकते, तो वही सेम ही हुआ ना। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि वागले साहब ने स्टॉप लॉस थोड़ा 309 का दिया क्योंकि उनका छोटा रहता है। सिमी जी ने 300 का दिया। सिमी जी का पहला टारगेट 350 का है, वागले साहब ने 345 दिया है, तो 345 350 में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। सेम टू सेम माना जाएगा। क्यों वागले साहब? अनिल जी वो सेम टू सेम मानिए, अलग मानिए, लेकिन मेरा एक अलग सवाल है। अगर आप मुझे आधा मिनट देंगे जी जी प्लीज बोलिए। आप सिमी जी से ये पूछिए कि कहीं उनका मुंबई शिफ्ट होने का तो इरादा नहीं है। सिमी जी बताइए, जवाब दीजिए, मुंबई कब आ रही है? नहीं ये नहीं अनिल जी, मुंबई शिफ्ट होने का मैंने कहा। हाँ तो एक बार आ गए तो फिर जाने नहीं देंगे ना हम। हाँ वैसे, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा आपके कुर्सी को तो खतरा उनसे है। सिमी जी आपको भी एंकर बनना है? जी बिल्कुल नहीं। हाँ आपके पास ही बैठना है, आपके जगह नहीं। बॉस वेलकम, बॉस वेलकम, आइए पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास में दीप ही बैठता है वैसे। मेरी कुर्सी आ गई, मेरी सेफ में दीप की खतरे में। चलिए वो चलते करते शुरुआत अब फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।